चैंतियन और युनशन के बीच में शादी का समारोह चालू हो गया था। चैंतियन को पता था कि ये शादी तो नहीं है, ये सिर्फ एक दिखावा है जिसके जरिए जितनी भी उसके दुश्मन वगैरह है ना वो उसके पास आएंगे उसकी जान लेने के लिए। लेकिन चैंतियन भी इसके लिए पूरी तरह से तैयार था कि ठीक है, जितने भी मेरे दुश्मन है आने दो उनको, मैं एक साथ ही अपने सभी दुश्मनों का खात्मा कर दूंगा। तो यहाँ पर रॉयल फैमिली वाले और जितने भी पुराने दुश्मन थे वो सब चैंतियन के ऊपर अटैक करने के लिए आते हैं। पर चैंतियन यही तो चाह रहा था, वो एक के बाद एक करते हुए चुन चुन कर जितने भी बंदे थे ना सभी को मौत के घाट उतार देता है, सभी को वो जान से मार चुका था। लेकिन आखिरी में वो जो रॉयल फैमिली का एंसेस्टर होता है वो युनशन को पकड़ लेता है और उसको मारने की धमकी देता है कि अगर युनशन को चैंतियन बचाना चाहता है तो उसको उस एंसेस्टर के सामने सरेंडर करना पड़ेगा। अगर चैंतियन सरेंडर नहीं करता है तो वो युनशन को मार डालेगा। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में चैंतियन जो था उस रॉयल फैमिली के एंसेस्टर से कहना चाहता है कि आखिर तेरी ये कितनी ज्यादा घटिया हरकत है, तू किसी भी तरह के बैटल को जीतने के लिए इतना नीचे गिर सकता है, मैंने नहीं सोचा था। क्योंकि युनशन भी तेरी रॉयल फैमिली से ही आती ना, तो अपने ही रॉयल फैमिली के बंदों को मारने की धमकी दे रहा है मुझे सरेंडर करवाने के लिए। तो एंसेस्टर कहना चाहता है कि अबे तुझे क्या पता कि मैंने युनशन को कभी अपनी फैमिली का माना नहीं, मैं तो उसको कभी भाव ही नहीं देता था, लेकिन आज यहाँ पर ये मेरे बहुत काम आ रही है, देख इसके जरिए मैं तुझे अपने सामने झुका कर रहूंगा। तो मेरे सामने झुकने के लिए तैयार हो गया, तो इसलिए ये युनशन तो मेरे लिए बहुत ज्यादा काम की चीज बन गई है, तुझे झुका कर अब मैं तुझे अपना गुलाम बना लूंगा। इसलिए बेहतर होगा कि जैसा मैं कहता हूँ वैसा वैसा करता जा, वरना तू भी मरेगा और ये युनशन तो इसके बचने की तो कोई चांस ही नहीं है, इसको तो भूल ही जा तू। देख मैं 3 तक गिनती करने वाला हूँ, 3 गिनती गिनने के अंदर तूने अपने आप को सरेंडर नहीं किया ना तो फिर ये युनशन मरेगी। वो 3 गिनती गिनना शुरू करता है, 3 गिनता है, 2 गिनता है, लेकिन उसके 1 गिनने से पहले युनशन जो होती है वो हल्की हल्की सांसें लेती है और कहने लग जाती है चैंतियन से कि चैंतियन मेरी फिक्र मत करो, तुम जाओ यहाँ से, ये मुझे कुछ भी करेगा मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हें किसी का गुलाम बनना पड़े, किसी के सामने झुकना पड़े, तुम किसी के सामने मत झुकना, ये मैं तुमसे कह रही हूँ। लेकिन तब चैंतियन जो होता है उस एंसेस्टर से कहता है कि ठीक है तुझे मेरी बॉडी चाहिए ना, तू मुझे अपना गुलाम बनाना चाहता है, मुझे एक फर्नेस की तरह यूज करना चाहता है, तो ठीक है मेरी बॉडी हासिल कर ले, अगर तेरे अंदर इसकी काबिलियत है तो खड़ा हूं मैं तेरे सामने, आ और मेरी बॉडी हासिल कर ले। तो ये देखकर यहाँ पर वो एंसेस्टर कहना चाहते कि अरे चैंतियन तेरा फ्यूचर कितना ज्यादा ब्राइट था, लेकिन एक लड़की के लिए तूने अपना फ्यूचर बर्बाद कर दिया और तू मेरा गुलाम बनने के लिए तैयार हो गया। सच में मैं तुझे दिमाग वाला समझता था, लेकिन तू तो बहुत बड़ा बेवकूफ निकला, किसी काम का नहीं है तू। मैं तुझे एक बेवकूफ कहूँ या फिर मजनू कहूँ वो तू ही डिसाइड कर ले कि तू एक लड़की के लिए अपना सब कुछ बर्बाद करने को तैयार हो गया। अब चैंतियन तेरी बॉडी मेरी है, उसके ऊपर मैं कब्जा करूंगा। वो तुरंत चला जाता है चैंतियन को पकड़ने के लिए, लेकिन वो उसको जैसे ही अटैक करने वाला था उसके ऊपर चैंतियन रेजिस्ट नहीं करता, वो उसको अपने शरीर के अंदर आने देता है। तो एक बार जैसे ही अटैक करके आता ना एंसेस्टर चैंतियन के ऊपर, वो चैंतियन सीधा उसको अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर ले जाता है और वहीं जाकर ट्रैप कर चुका था। बेचारा एंसेस्टर यहाँ पर सोच रहा था कि चैंतियन की बॉडी के ऊपर वो कब्जा करेगा, लेकिन चैंतियन ने जानबूझकर उसको यहाँ पर बुलाया था कि आजा बेटा मेरे स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर घुस और यहाँ पर आकर तू क्या कर सकता है वो करके दिखा। अब स्पिरिचुअल वर्ल्ड हो चैंतियन को यहाँ पर कोई दूसरा आकर कांड बैठा दे तभी नहीं हो सकता। यहाँ पर चैंतियन का राज चलता है। चैंतियन तुरंत ही अपनी पावर का यूज करते हुए एंसेस्टर को पूरी तरह से ट्रैप कर लेता है। वो उसको 10,000 स्वॉर्ड फॉर्मेशन के अंदर ट्रैप करता है और यहाँ पर उसकी वार्ड लगाने को तैयार था। एंसेस्टर की हालत खराब हो जाती है, लेकिन वो यहाँ पर चैंतियन से कहना चाहता है कि चैंतियन तुझे क्या लगता है कि मैं इसके लिए तैयार नहीं था, मुझे पता था कि तू कुछ ऐसा करेगा और सच बता रहा हूँ मैं इसकी तैयारी करके आया था, मुझे पता है कि मुझे इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलना है। वो तुरंत यहाँ पर अपनी पावर का यूज करते हुए हेवनली सोल टेक्निक को यूज कर लेता है, जो कि उसकी एक खास टेक्निक थी और यहाँ पर वो उसी टेक्निक का यूज करते हुए जितने भी उसके अटैक वगैरह लगे थे ना चैंतियन के, वो उसको डिस्ट्रॉय करने में लगा हुआ था। अब इस अटैक में होता यह है कि जितने भी उसके रॉयल फैमिली के बंदे हैं ना, मतलब यहाँ पर जितने भी आए हुए बंदे थे रॉयल फैमिली के, हर एक बंदे का जो ऑरा था, उसके जो माइंड का कंट्रोल था, उसकी जो कल्टीवेशन पावर थी, वो सारी की सारी उनके अंदर से बाहर निकल कर आ रही थी। मतलब रॉयल फैमिली का एंसेस्टर अपने रॉयल फैमिली की हर एक बंदे की जान खतरे में डाल रहा था, उनकी कल्टीवेशन पावर को वो निचोड़ते हुए खुद को स्ट्रॉन्ग बना रहा था ताकि चैंतियन के कंट्रोल से बाहर निकल सके। यही थी हेवनली सोल टेक्निक, जिसके जरिए हर एक बंदे की सोल को वो यूज कर सकता है। तो न जाने कई 100 लोगों की सोल जो होती है ना, वो एक साथ चैंतियन को चारों तरफ से घेर लेती है और चैंतियन के अंदर जाने लग गई थी, क्योंकि चैंतियन के अंदर ही वो एंसेस्टर मौजूद है, तो उसके जरिए ही एंसेस्टर तक के पहुंचना था। बाकी जो लोग खड़े यहाँ पर मौजूद है दूसरी फैमिली के, क्योंकि इस टेक्निक का दूसरी फैमिली के ऊपर असर नहीं होगा, तो वो लोग कहना चाहते हैं कि आखिर ये एंसेस्टर कितना ज्यादा घटिया था, इसने अपने पूरे के पूरे रॉयल फैमिली को बर्बाद कर दिया उनकी सोल पावर हासिल करने के लिए। इससे बेकार इंसान हमने जिंदगी में कभी नहीं देखा। अब युनशन और उसका भाई भी तो उसी रॉयल फैमिली से याद है ना, तो उनके भी स्पेशल ऑरा को बाहर निकाला जा रहा था, लेकिन ये दोनों अपने आप को कंट्रोल में रखे होते हैं। युनशन अपने भाई से कह दी कि मेरे भाई मैं नहीं चाहती कि चैंतियन को कुछ हो, तुम्हें कुछ भी करके चैंतियन को बचाना होगा, उसके ऊपर एक भी आंच आई ना तो मैं अपने आप को बर्दाश्त कभी नहीं कर पाऊंगी। लेकिन उसका भाई तो अपने कंट्रोल में नहीं होता है, क्योंकि उसकी भी काफी ज्यादा सोल पावर निकल चुकी थी उस एंसेस्टर के पास जाने के लिए। जितने लोगों की सोल पावर जा रही थी ना एंसेस्टर के अंदर, एंसेस्टर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग महसूस कर रहा था। वो कहने लग जाता है कि चैंतियन देख रहा ना मेरी पावर को, तो फील कर पा रहा होगा, क्योंकि तेरे जरिए तो ये पावर मेरे अंदर आ रही है। फील करके तुझे कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है ना, तुझे मालूम पड़ रहा होगा कि मैं कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा हूँ और इसके बाद तुझे मुझे मार पाना नामुमकिन होगा। तूने अपनी बॉडी के ऊपर मुझे अपना कंट्रोल लेने तो दिया है, अब बस कंट्रोल पूरी तरह से हासिल करना बाकी है। एक बार मेरे पावर स्ट्रॉन्ग हो जाए उसके बाद मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं।
वो यहाँ पर कहने लग जाता है चैंपियन से कि देखता हूँ कि अब तू यहाँ पर किस तरह से मुझे रोक सकता, तू मुझे नहीं रोक सकता। लेकिन चैंपियन को उसको फर्क नहीं पड़ता, वो तुरंत अपनी पावर को यूज करता और अपनी पावर का यूज करते हुए जितने भी अटैक उस एंसेस्टर के आ रहे थे वो सभी अटैक को डिस्ट्रॉय करने में लगा हुआ था। और अफसोस कि यहाँ पर चैंपियन के जो अटैक थे वो थोड़े से कमजोर पड़ जाते हैं और उसके बाद वो जो एंसेस्टर तुरंत अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और जैसे अपनी पावर को एक्टिवेट करता है ना, उसने लिटरली कंट्रोल में ले लिया था चैंपियन को। चैंपियन अब उस एंसेस्टर के कंट्रोल में जा चुका था। एंसेस्टर चैंपियन के अंदर से कहना चाहता है कि फाइनली आखिरकार मैं ये काम कर गया जिसका मेरा सपना था, मैंने अपना सपना पूरा किया। चैंपियन के शरीर के ऊपर अब मेरा कब्जा है, अब मैं इसके शरीर की हर एक पावर को, हर एक चीज को यूज कर सकता हूँ। जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद है ना, उनको ये चीज यकीन ही नहीं होती कि नहीं ये नहीं हो सकता। आखिर चैंपियन के शरीर के ऊपर इस एंसेस्टर ने कैसा कब्जा कर लिया। चैंपियन तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था ना, यूशन भी एकदम घबरा जाते कि नहीं ये पॉसिबल ही नहीं, ये इम्पॉसिबल है। चैंपियन तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, तुम मर नहीं सकते, क्योंकि किसी शरीर के ऊपर कब्जा किया जाए तो पहले जो बंदा अंदर मौजूद होगा उसको मारना पड़ता है। तो लोगों को लग रहा था कि चैंपियन मर चुका है और अब यहाँ पर उसके शरीर के ऊपर सिर्फ एंसेस्टर का राज है। जिस तरह से एंसेस्टर चाहे उस तरह से एंसेस्टर उसको चला सकता है। सच में चैंपियन के अंदर से बहुत ज्यादा पावर बाहर निकल कर आ रही थी और ये पावर वही हेवनली सोल टेक्निक की थी जो कि वो एंसेस्टर यूज कर रहा था, जिसका मतलब साफ था कि अब चैंपियन के शरीर के ऊपर उसका कंट्रोल नहीं है, उसके शरीर के ऊपर उसी एंसेस्टर का कंट्रोल है। अब वो यहाँ पर अपनी पावर को यूज कर पा रहा था और एंसेस्टर कहना चाहता है कि मैं अपनी पावर को तो यूज कर सकता हूँ, मैं चैंपियन की भी पावर को यूज कर सकता हूँ। चैंपियन के पास मार्शल आर्ट है, उसके पास कल्टीवेशन मेथड है, उसके पास स्पिरिचुअल पावर है, उसकी हर एक पावर को मैं यूज कर पाऊंगा। मैं उसकी हर एक पावर को खुद मैं रिफाइन करने वाला हूँ। जो सपना मैंने इतने टाइम से देख कर रखा था, आज फाइनली जाकर मेरा वो सपना पूरा होने वाला है। इतना कमाल का टैलेंट बंदा यहाँ पर मुझे मिला है। ऐसा लग रहा है कि हेवन ने खुद मुझ पर एहसान किया। बहुत टाइम से मैं इस कोशिश में लगा हुआ था कि कब मुझे चैंपियन का शरीर मिल जाए और आज मुझे उसका शरीर मिल चुका है। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। वो तो खुशी से पागल हो गया था, उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। वो कहने लग जाता है कि अब मैं ना चैंपियन का शरीर ही लेकर जाऊंगा सीक्रेट रैम के अंदर और वहां जाने के बाद जो भी ट्रेजर होंगे उनको हासिल करूंगा। मैं जो डिवाइन एसेंस होगा ना वहां जाने के बाद उसको भी मैं हासिल करने वाला हूँ और उसके बाद मैं बनूंगा इस पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट का नंबर 1 कल्टीवेटर। देखता हूँ कि यहाँ पर मुझे कौन ही रोक सकता है। ये चैंपियन ही मेरा साथ देगा हर चीज जो मेरा सपना था उसको हासिल करने के लिए। दुनिया की नजरों में मेरी दहशत मच जाएगी, लोग मेरे नाम से ही कांपने लगेंगे। ये तो अपनी पूरी कहानी सोच लिया था कि हाँ ये करूंगा वो करूंगा। एम्परर जो था वो यहाँ पर कांग्रेचुलेशन करने लग जाता है एंसेस्टर को कि एंसेस्टर कांग्रेचुलेशन, फाइनली आपका सपना पूरा हुआ। जो आपने सपना देखा था टाइम से वो पूरा हो चुका है। अब हमारी रॉयल फैमिली के सामने कोई भी नहीं टिक सकता। दुनिया का हर एक इंसान हमसे डरेगा, कोई भी हमारे मुकाबले का नहीं होगा। सब के सब यहाँ पर कांग्रेचुलेशन करने लग जाते हैं रॉयल फैमिली के उस एंसेस्टर को कि आपको चैंपियन की बॉडी मिली है। जी भर के फायदा उठाइए, जिस तरह से चाहते हैं उस तरह से इसका यूज कीजिए। पर तभी यूएशन जो होती है वो तुरंत अपनी पावर को एक्टिवेट करती है। पावर को एक्टिवेट करने के बाद सीधा अटैक देकर मार रही थी उस चैंपियन के ऊपर। चैंपियन के शहर से बाहर निकल बुढ़ा हुआ एंसेस्टर, लेकिन वो एंसेस्टर उस यूएशन को पकड़ लेता है। उससे कहना चाहता है कि आखिर ये तुम करना क्या चाह रही हो? तुम्हें लगता है कि चैंपियन अभी तक जिंदा है, वो मर गया। वैसे हाँ, एक बात तो मैं करना भूल ही गया कि आज से हम दोनों की शादी होने वाली थी ना, तो आज से मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। पहले तो बूढ़ा दिखता था, तुम्हें पसंद नहीं था, अब तो जवान हो गया ना, आप तो मुझे पसंद कर रही हो। मेरे पास तो पूरा हक है तुम्हें अच्छी तरह से छूने का। मैंने बहुत टाइम पहले ही अपनी जवानी खो दी थी, लेकिन अब मुझे मेरी जवानी वापस मिल चुकी है, तो मैं पूरे मजे लूंगा। जो चैंपियन कभी मजे नहीं ले पाता ना, उससे ज्यादा मजे तो मैं लेने वाला हूँ। जो आज रात वो मनाने वाला था, वो रात आज मैं मनाऊंगा तुम्हारे साथ। उस बेचारे की किस्मत नहीं अच्छी थी कि वो इस मौके को नहीं हासिल कर पाया, लेकिन मैं ये मौका थोड़ी ना छोड़ने वाला, मैं तो पूरा फुल एंजॉय करूंगा। और हम ये काम करेंगे उसी के कमरे में, उसी की जगह पर जहाँ पर उसने तैयारियां करके रखी थी। तुम्हें भी तो वही जाना होगा ना, तुम्हारा भी तो वही मन होगा। समझो कि मैं ही तुम्हारा चैंपियन हूँ, वो भूल जाओ कि मेरे अंदर कौन रह रहा है। बस मुझे अपना चैंपियन समझकर मुझे एक्सेप्ट कर लो, मजा आएगा ना। लेकिन जैसे वो कुछ करने वाला था कि तभी वहां पर एक बहुत ही ब्रूटल अटैक आता जो सीधे जाकर उस एंसेस्टर को लग चुका था। और ये अटैक किसी और ने नहीं बल्कि अपने चैंपियन ने ही किया था। वो चैंपियन जल्दी से जाता है यूशन के पास और उसको संभालता है। यूशन हैरान रह जाती है कि चैंपियन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हारे तो शरीर के ऊपर उस एंसेस्टर ने कब्जा कर लिया था ना, तुम ठीक तो तुम चैंपियन ही हो ना? तो चैंपियन कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल चैंपियन हूँ, तुम मुझे बस टाइट यहाँ पर पकड़ लो। और तुम्हें भागने से डर तो नहीं लगता ना? मैं कुछ राइड पे तुम्हें ले जाना चाहता हूँ, उम्मीद है कि तुम्हें वो पसंद आएगी। तो ये देख यूशन बिल्कुल हैरान रह चुकी थी। वो एकदम रोते हुए कहती कि चैंपियन तुम जिंदा हो। तुम्हें पता है मैं कितना ज्यादा डर गई थी तुम्हारे लिए। मैंने लिटरली उम्मीद खो दी थी कि मैं तुम्हें दोबारा कभी नहीं देख पाऊंगी, लेकिन आज तुम्हें वापस देख कर ना मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया मिल गई। मैंने सोचा कि तुम मर चुके हो और मैं तुम्हें कभी दोबारा नहीं देख पाऊंगी, लेकिन चैंपियन तुम वापस आ गए। तुम्हें देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो इस चीज को देखकर यहाँ पर जितने भी लोग थे वो लोग हैरान हो जाते कि ये क्या हो रहा है, यहाँ पर दो चैंपियन कैसे आ गए। तो चैंपियन उस एंसेस्टर कहना चाहता है कि एंसेस्टर तुझे पता है जिस शरीर के ऊपर तूने कब्जा किया ना, वो सिर्फ मेरा एक अवतार था। मैंने अपना क्लोन वहां पर रखा हुआ था जिसके ऊपर तूने कब्जा किया। यही वो चीज थी ना जिसका तू सपना देख रहा था कि इतना टाइम से तू चैंपियन के ऊपर कब्जा करेगा, ये कर लेगा वो कर लेगा। तुझे क्या लगता है कि मैं इतना बेवकूफ हूँ जो तुझे आराम से अपने शरीर के अंदर घुसने दूंगा और कब्जा करने दूंगा? बेटा मैंने ये प्लान पहले से बना कर रखा था और तू मेरे प्लान के अंदर बेफिक्र अंधा चलता हुआ आया और फंस गया। तो ये देखकर वो एंसेस्टर कहने जाते कि नहीं ये नहीं हो सकता, तू झूठ कह रहा है। वो तुरंत यहाँ पर चैंपियन की जो पावर वगैरह थे ना वो उसको एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो पावर को एक्टिवेट ही नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसके ऊपर
उसका कंट्रोल ही नहीं है और अवतार के अंदर तो वो पावर है भी नहीं। तो ये देखकर वो बिल्कुल हैरान हो चुका था। चंदन उसे कहना चाहता है कि तुझे पता है कि जो मैंने अवतार क्रिएट किया ना उसको मैंने अपनी स्टार पावर का यूज करते हुए किया है, स्टार फॉर्मेशन का यूज किया और स्टार पावर का यूज करते हुए मैंने इसको बनाया है और इस पावर के ऊपर सिर्फ और सिर्फ इस दुनिया में सिर्फ मेरा कंट्रोल है, मेरे अलावा इसको कोई कंट्रोल कर ही नहीं सकता। तो तूने कैसे सोच लिया कि तू इसको कंट्रोल कर पाएगा? मैंने ये अवतार सिर्फ खास तेरे लिए बनाया था ताकि तेरे लिए हमेशा के लिए पिंजरा क्रिएट कर सकूं। बड़ा उछलता है, बड़ा भागने की कोशिश करता ना, मैंने तुझे अपने ही अवतार के अंदर हमेशा हमेशा के लिए कैद कर दिया, तू कभी भी इसके अंदर से बाहर नहीं निकल पाएगा। चंदन तुरंत अपनी पावर का यूज करते हुए जितने भी लोगों को मारकर उसने एंसेस्टर ने सोल को कलेक्ट किया था ना अपनी पावर को इंक्रीज करने के लिए, वो एक एक करते हुए सभी की सोल को बाहर निकालने लग जाता है और सभी को अपने अंदर डिवोर करने लग गया था ताकि चैंथन अपनी कल्टीवेशन पावर को बढ़ा सके। अब फोकट में उसको इतनी सारी सोल पावर मिलेगी तो ऐसा मौका चैंथन थोड़ी ना जाने देगा। यहाँ पर जितना भी मेहनत किया था एंसेस्टर ने, जितने भी यहाँ पर अपने लोगों को मारा था, सब किसका फायदा उसको तो नहीं हुआ बल्कि चैंथियन को हुआ। स्वॉर्ड एम्पायर छोटू सब के सब काफी ज्यादा खुशी आती है। जरा देखो तो अपने बॉस को क्या कमाल का जलवा दिखाया उसने यहाँ पर, तो उसका फायदा भी हुआ और दुश्मन की वार्ड भी लग गई। वो एंसेस्टर जैसा कहने लग जाता है चैंथियन से कि चैंथियन देख मुझसे गलती हो गई, मैं अपनी गलती मानने के लिए तैयार हूँ, देख तू मुझे माफ कर दे और मुझे मत मार। तुझे क्या चाहिए? तुझे जो चाहिए होगा ना मैं वो तुझे देने के लिए तैयार हूँ। हेवनली ट्रेजर चाहिए होंगे, मेरा जो भी चाहिए होगा मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा। एडवांस कल्टीवेशन मेथड भी है, टेक्निक भी है, मेरा यहाँ तक के सिंहासन भी है, तुझे चाहिए वो मैं वो भी देने के लिए तैयार हूँ। तो चंद्यान यूशन से कहना चाहते हैं यूशन यहाँ पर पटाखे देखना चाहोगे? बहुत मजा आएगा तुम्हें, मैं खुश कर दूंगा। तो यहाँ पर चंद्यान तुरंत जैसे अपनी पावर को यूज करता है, एंसेस्टर जो था वो पूरी तरह से फट कर खत्म हो चुका था। एंसेस्टर का पटाखा बनाकर उसने फोड़ दिया। यही चीज तो यहाँ पर वो यूशन को दिखाना चाहता है। यूशन ये चीज देखकर बहुत ज्यादा खुशी आती है। चंद्या कमाल कर दिया तुमने, एंसेस्टर बेचारा इतना लंबा प्लान बना कर आया था, इतनी उम्मीद लगा कर आया था, लेकिन सब कुछ उसका फेल हो गया, उसकी तो वाट लग गई। तो इस नजारे को देखकर वो जो एम्परर होता है रॉयल फैमिली का, वो पागल हो जाता है कि नहीं हमारा एंसेस्टर मर गया। इस एंसेस्टर को चैंथियन ने सच में सबके सामने मार डाला। नहीं ये नहीं हो सकता चैंथियन, ये तूने क्या किया? तो जैसे ये काम हुआ था ना, वहाँ का जो जमीन होती वो अपने आप हिलने लग गई थी। ये देखकर सभी के सभी लोग हैरान हो जाते कि ये क्या हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई तो यहाँ पर एंट्री मार रहा है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। और जब यहाँ पर लोग देखते हैं तो उनको आसमान में उड़ती हुई ना बोट नजर आती है। वो बोट बहुत ज्यादा खतरनाक लग रही थी और जैसे यहाँ पर वो बोट आती, लोग कहना चाहते कि अरे ये तो किंग टियान डोमेन की बोट है, यानी कि वही 9 हेवन के वो जो बंदे थे ना उनमें से कोई ना कोई तो यहाँ पर आया हुआ है। चंदन देखकर समझ चुका था कि यहाँ पर कौन आ सकता है। यहाँ पर आने वाला वही यान तियान होगा जिसके सामने ही चैंथन ने जलवा दिखाते हुए उसकी बेइज्जती की थी ना। तो चैंथन जैसे देखते हैं तो सच में यहाँ पर यान तियान ही आया हुआ था। चैंथन उससे कहना चाहते कि क्या हुआ, मेरी शादी में गिफ्ट लेकर आया गया? तो यान तियान कहता है कि अरे हाँ मुझे अभी पता चला कि तेरी शादी है ना, सोचा कि गिफ्ट तुझे लेकर नहीं हो, तुझे गिफ्ट लाकर अपने हाथों से तुझे दो। मैंने कहा था ना तुझसे कि हमारी मुलाकात एक बार फिर से आएगी और देख वो दिन बड़ा जल्दी आ गया। मुझे नहीं लगा था कि इतनी जल्दी हमारी मुलाकात हो जाएगी। लेकिन जैसे यहाँ पर वो कुछ हरकत करने वाला था कि तभी दाव सेट के जितने भी बंदे थे ना, मास्टर वगैरह, वो आकर यहाँ पर पहुंच जाते हैं और यान त्यान से कहना चाहते हैं कि देख ये इलाका हमारे दाव सेट के कंट्रोल में आता है और तू 9 हेवन वाला यहाँ पर आकर कुछ भी गड़बड़ी नहीं कर सकता, वरना ये मामला बिगड़ेगा, बहुत बड़ी गड़बड़ होगी। इसलिए बेहतर होगा कि तू यहाँ से चला जा, अपने कदम पीछे कर ले, वरना तेरी हरकत से यहाँ पर एक वॉर शुरू हो जाएगा जो कि 9 हेवन का दाव सेट के साथ होगा। अगर ये करना चाहता है तो रुक, वरना यहाँ से निकल ले। तो वहाँ पर एक बंदा आता है जो कि वही 9 हेवन के जुआन सेक्ट से था, जहाँ का वो यान त्यान भी है। तो यहाँ पर आने के बाद वो कहने लग जाते हैं कि इस रॉयल फैमिली का जो थर्ड प्रिंस है ना वो हमारे जुआन सेक्ट का डिसाइपल है। तो चैंथियन ने यहाँ पर हमारे डिसाइपल के एंसेस्टर को सबके सामने बड़ी बेरहमी से मारा है, तो हम अपने डिसाइपल का बदला लेने के लिए आए हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम 9 हेवन से दाव सेट से पंगा लेने के लिए, हम सिर्फ यहाँ पर पर्सनली आए हैं चैंथियन के लिए। इनको सिर्फ एक बहाना चाहिए था चैंथियन से फाइट करने का, जो बहाना इनको मिल गया। तो दाव सेट के जितने भी मास्टर वगैरह थे वो लोग कहने जाते कि अच्छा हम बेवकूफ है ना, हमें नहीं पता चलता कि तुम सिर्फ बहाना ढूंढ रहे हो हमारे ऊपर अटैक करने का, ये बहाना काफी नहीं होगा। लेकिन जुआन सेट के जो लोग थे वो लोग कहना चाहते कि देखो हम यहाँ पर आखिरी बार कह रहे हैं, अगर तुम दाव सेट वाले इज्जत से इस चैंपियन को हमारे हवाले करते हो तो ठीक है, वरना हमें आता है जो चीज हमारी है उसको छीनना। जब हम छीनने पे उतरेंगे ना, सच बता रहे बेटा तुम्हें पसंद नहीं आएगा वो चीज। तो चैंपियन को हमारे हवाले करो, वरना दाव सेट को हम आज ही खत्म कर देंगे। यहाँ का सीन तो बहुत ज्यादा डेंजरस हो चुका था। अब चैंपियन के ऊपर ही होगा अकेले जुआन सेट से मुकाबला करना और दुश्मनों की वाट लगाना। क्या वो ये कर पाएगा? वो तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा, जिस दिन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।